हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल विद्याशल एकेडमी पर। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके बहुत सारे क्वेश्चन सीडीएस के एग्ज़ाम में भर भर के पूछे जाते हैं आपसे। तो पूरा एलजेब्रा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं बोलना चाहूँ अगर कि मैं एक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर होता है, यूपीएससी ने साइकोलॉजिकली आप लोगों के साथ क्या गेम खेला है। दे कॉल इट एलिमेंट्री। कहीं से भी ये पेपर एलिमेंट्री नहीं होता है। इट रिक्वायर्स सम सर्टेन स्किल्स और सर्टेन नॉलेज टू क्रैक इट। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अलजेब्रा सेक्शन में जो लोग सीडीएस का एग्ज़ाम दे चुके हैं, दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सेक्शन के अलजेब्रा सेक्शन क्या वेटेज रखता है एग्ज़ाम में। तो अलजेब्रा सेक्शन के टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आज हम डील करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बेसिकली ये पूरा लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ही रहने वाला है। धीरे धीरे सारे लेवल इसके आगे जो भी वीडियो मैं इस लेक्चर सीरीज़ में ऐड करूँगा या इस प्लेलिस्ट में ऐड करूँगा, उनका डिफ़िकल्टी लेवल आपका बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। तो अभी बेसिक से स्टार्ट करते हैं एकदम, ठीक है। जो आपकी एकदम बेसिक नॉलेज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्या क्या आपको पता होना चाहिए उसके लिए। सो लेट अस डू दैट। अगर कोई ऐसा है जिसको लगता है कि इन टॉपिक्स की या इस लेक्चर की इम्पोर्टेंस है उसकी लाइफ में, क्योंकि हर किसी की शुरुआत अलग अलग होती है। कोई पहले से अच्छा है मैथ्स में, कोई बाद में शुरुआत करना चाहता है, जाना उसको वहीं है इंडियन मिलिट्री एकेडमी या एयरफोर्स एकेडमी, तो वो कोशिश तो करता ही है। तो अगर उसको लगे कि कुछ इंपॉर्टेंट है तो दे कैन मेक नोट्स फ्रॉम इट। अब देखिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं पहले से, कि आप पुराना टाइम याद करिए जब तक हम नंबर्स से डील कर रहे थे मैथमेटिक्स में, तब तक हम बहुत कंफर्टेबल थे अभी भी। और आज से पहले जब हम 8th 9th में पहली बार जब अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन हुआ था हमारे सामने, या 9th क्लास में जो आइडेंटिटीज़ वगैरह हम पढ़ते हैं, तो वो टाइम ऐसा था कि आपने खुद नोटिस किया होगा कि जैसे ही हमने नंबर्स को अल्फ़ाबेट से रिप्लेस किया मैथमेटिक्स में, हम थोड़े से कंफर्टेबल नहीं थे। और ये बात यूपीएससी भी जानता है, या जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं वो भी जानती हैं कि जब ये लोग उस टाइम कंफर्टेबल नहीं थे इस चीज़ में, तो अभी इनको दिक्कत होगी ही होगी। और जो चीज़ दिक्कत बढ़ाती है वो वही क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका आर्मी एयरफोर्स में अलजेब्रा का बहुत बड़ा यूज़ है इसलिए पूछा जाता है, नहीं। उनको पेपर का एक डिफ़िकल्टी लेवल सेट रखना है, इसलिए वो इस सेक्शन को कई तरीके से पूछते हैं। मतलब सिर्फ इसी को नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका एक पार्ट है पूरे अलजेब्रा को। अब देखिए होता क्या है इसमें, कि जब आपके सामने पहली बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, हमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगा उस टाइम पे। लगा यार ये क्या है, क्या हो रहा है, एक्स ए बी सी डी एम एन क्या लिख रहे हैं। ये नंबर तक ठीक था कि डिविजिबिलिटी बता रहे थे, टेबल याद कर रहे थे, तब तक ठीक था। ये क्या आइडेंटिटीज़ आ गई हैं। इंपॉर्टेंस तो देखिए उसकी आज भी इतनी कोई ख़ास नहीं है अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है या उस चीज़ को परस्यू नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप पेपर देना चाहते हैं तो आपको उसको इज़्ज़त देनी पड़ेगी और उसको पढ़ना भी पड़ेगा। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अलजेब्रा हो, कुछ भी हो, इवन ट्रिग्नोमेट्री भी, आपको एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि एक टर्म है फंक्शन, कि फंक्शन क्या होता है। हम कई बार सुनते हैं कि फंक्शन वो शादियों वाला फंक्शन नहीं, या कोई और फंक्शन मैथ्स में, ठीक है। अब जैसे ही लोग डिफ़ाइन कर देते हैं कि लोग पढ़ना तो स्टार्ट कर देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन उनको ये तक नहीं पता होता है कि एक इक्वेशन में और एक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। कि एक इक्वेशन क्या होती है, एक एक्सप्रेशन क्या होता है। लोगों के लिए दोनों चीज़ें सेम है। जैसे अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं तो वो होगी ax² + bx + c। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। अभी से आप डरना नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल।
और वहीं मैं अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो वो हो जाएगा ax² प्लस bx+c। ठीक है, कोई इक्वलिटी नहीं होती है एक्सप्रेशन में, इट्स जस्ट अ फंक्शन इन टर्म ऑफ x, कि x को मैं कुछ चेंज करता जा रहा हूँ और इस फंक्शन की वैल्यू बदलती जा रही है। ठीक है, और अगर बहुत बहुत ही इजी टर्म में या इजी लैंग्वेज में बताना चाहूँ कि फंक्शन क्या होता है, तो आप इसको ऐसे समझो कि एक मशीन है फंक्शन। ठीक है, मान लो किसका फंक्शन है, x का। x मतलब कोई भी वेरिएबल, मैं x नहीं ले रहा, x बहुत डराता है बच्चों को, रुक जाओ, मैंने लिया m। ठीक है, एक फंक्शन है m का, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे कि फंक्शन ऑफ m। अब उसमें मैं क्या बताना चाहता हूँ कि एक फंक्शन है m का जिसके अंदर आप m की कुछ वैल्यूज़ पुट कर रहे हो। मैं बोल नहीं रहा कि वो क्वाड्रेटिक है, ठीक है। एक फंक्शन है m का जिसके अंदर आप m की कुछ वैल्यूज़ पुट कर रहे हो। लेट्स से मैंने क्यूबिक फंक्शन ले लिया, ठीक है। आप m की कुछ वैल्यूज़ पुट कर रहे हो, इस मशीन में m की कुछ वैल्यूज़ डाल रहे हो और आपको ओवरऑल कुछ आउटपुट मिल रहा है। जैसे अगर मैं इस फंक्शन को देखूं, m³ प्लस m² माइनस 1, अगर मैं इधर m इक्वल्स टू 1 पुट कर दूं तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, देखो 1 प्लस 1 माइनस 1 विच इज़ इवेंचुअली 1। तो इस मशीन में जब मैं m की जगह 1 पुट कर रहा हूं तो वो फंक्शन भी मुझे क्या आउटपुट दे रहा है, 1। ऐसा मतलब हर केस में नहीं होगा कि जो डालोगे वही निकलेगा, ठीक है। एक वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ इस मशीन के अंदर और मुझे ओवरऑल आउटपुट वो कुछ दे रही है, वो उसकी वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद फंक्शंस की जो ग्राफिकल इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। लोग एकदम इग्नोर कर देते हैं कि ग्राफ को क्या करना, ग्राफ इतने काम की चीज़ है या नहीं है। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि ग्राफ की बहुत इंपॉर्टेंस होती है अगर आप उसको एक बार में समझ जाते हैं। वो कैसे, क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ से ही शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी आप हमेशा ये चीज़ याद रखें कि जब भी आपके सामने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें आपका जो भी वेरिएबल है, नॉट ओनली x, सिर्फ x की बात नहीं हो रही है, आपको उसमें बोला जाएगा कि आपका उसमें जो भी वेरिएबल क्वांटिटी है, लेट्स से m, मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई m के फॉर्म में, 2m² प्लस 5m माइनस 10। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर मैं आपके सामने दूं, कुछ लोग सोचेंगे हाँ है, लेकिन ये अभी सिर्फ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, दिस इज़ नॉट एन इक्वेशन। अगर मैं इसको किसी भी क्वांटिटी से इक्वेट कर दूं, नाउ दिस इज़ एन इक्वेशन। डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस है। इक्वेशंस आर ऑलवेज इक्वेटेड विद समथिंग, लेकिन एक्सप्रेशन में ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी। अब मुझे कैसे पता कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? क्वेश्चन तो अराइज होना ही चाहिए ना कि सर ऐसे ही लिख दिया, आपको तो पता है पहले से, या मुझको पता है या किसी और को पता है, लेकिन मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगा? आइडेंटिफाई करने के लिए है इसकी डिग्री। जो भी इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है वहाँ वेरिएबल की जो भी पावर है वो हाईएस्ट 2 ही होगी, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। मैं हाईएस्ट पावर की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने जस्ट पहले m के फॉर्म में एक फंक्शन लिखा था, m³ प्लस m² माइनस 1। इसमें x की पावर, या सॉरी वेरिएबल की पावर m की पावर 2 तो है, लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है। तो जब भी हाईएस्ट पावर 2 होगी वो आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ़ इट इज़ बीइंग इक्वेटेड विद सम नंबर, ठीक है। और अगर इक्वेटेड नहीं है तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। डिफरेंस क्लियर है? इक्वेशन एक्सप्रेशन, इक्वेशन एक्सप्रेशन, बैठ के यही बोलते रहना अब, ठीक है। अब देखिए, अब जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब हमने पहली बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था तो हमने क्या किया, हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ली, उसी के ही हमने डिफरेंट सॉल्विंग मेथड डेवलप किए। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही वो फार्मूला आया था। दूसरा आपका फैक्टराइजेशन भी आप यूज़ करते हो,
वो भी एक तरीका है इक्वेशन सॉल्व करने का। तो ऐसा है नहीं कि कोई एक ही तरीका है परफेक्ट, जो तरीका हमें इजी लगता है हम वो यूज़ करते हैं। मेरे हिसाब से आप क्वाड्रेटिक फार्मूला या जो श्रीधराचार्य फार्मूला है उसको आप बिंदास यूज़ करिए कभी भी, कितनी बार, अगर आपको आता है। चलिए, अब हमने स्टार्ट तो कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला पॉइंट क्या कवर किया हमने, उसकी हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री जो हम बोलते हैं, ठीक है, दैट इज़ 2। हाईएस्ट पावर अगर 2 है, उस इक्वेशन की डिग्री 2 है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब कन्फ्यूजन यहीं से अराइज होता है। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं a भी वेरिएबल है, x भी है, b भी है, c भी है। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ इतना लिखने से ये चीज़ क्लियर नहीं हो जाती कि x वेरिएबल है। वी मस्ट मेंशन अबाउट a, b एंड c। अगर मैं ये बता रहा हूँ कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैं ये चीज़ मेंशन करूँगा कि a, b, c कोई भी रियल नंबर है या नेचुरल नंबर है या व्हाटएवर जो मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है, या होल नंबर है, जिस भी कैटेगरी में वो लाए करते हैं। तो ये जैसे ही मैंने मेंशन कर दिया कि इस इक्वेशन में a, b और c इनका इधर से ताल्लुक़ है, तभी ये क्लियर हो जाता है कि x जो है यहाँ पर वेरिएबल है। और जैसे ही मैंने देख लिया कि x यहाँ पर वेरिएबल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी डिग्री 2 है और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमने बचपन में भी पढ़ा है, बचपन के बाद भी पढ़ा है। बचपन मतलब 8, 9, 10 को मैं बोलता हूँ बचपन। अगर आप पढ़ाई की बात करो तो वो बचपन नहीं, लॉलीपॉप खाने वाला। ओह गॉड। ठीक है, हमेशा याद रखिए जितनी भी x की हाईएस्ट पावर होती है, जितनी भी x की हाईएस्ट पावर होती है, उस इक्वेशन में उतनी ही वैल्यू आपको मिलेंगी जो उस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी इक्वेशन की, जैसे आप लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे, उधर स्टैंडर्ड फॉर्म हम ऐसे लिखते थे, ठीक है। इधर अभी क्या x वेरिएबल है? क्या मैं श्योरली बोल सकता हूँ? नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट मेंशन अबाउट a एंड b कि a और b लेट्स से मैं ले रहा हूँ नेचुरल, ऐसा नहीं कि हर बार होगा। a और b यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं, तब ये क्लैरिफाई होगा कि हाँ, कि x यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। तो जब आप लीनियर एक्सप्रेशन लेते थे, लीनियर एक्सप्रेशन जहाँ हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब इसकी डिग्री 1 है, वहाँ पर x की सिर्फ एक ही वैल्यू आती थी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती थी। मैं फिर से बोलता हूँ, इस लीनियर एक्सप्रेशन में x की सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू थी जो एग्जिस्ट करती थी और इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करती थी, ठीक है। वैसे ही जैसे मैंने बोला, जो जितनी इसकी पावर है उतनी ही x की वैल्यू आपको मिलेंगी। ऐसे ही मान लो आपके सामने कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अभी इसके रूट्स के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने देखा कि यार नंबर्स है, एक वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर भी 2 है, तो मैं श्योरली कह सकता हूँ कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब अगर इसकी पावर 2 है तो x की 2 वैल्यूज़ ऐसी होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, अगर वो एग्जिस्ट करती हैं तो, ठीक है। हम इस पर भी आएंगे कि एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं, कि x की 2 वैल्यूज़ ऐसी होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, और वो दोनों हम देखेंगे अभी कैसे निकालेंगे। अभी तो हम बेसिक देख रहे हैं, ठीक है। आपके सामने और ऐसा भी हो सकता है कि वो जो 2 वैल्यूज़ हैं वो सेम भी हो सकती हैं, लाइक x इक्वल्स टू 1 एंड 1। तो x की 2 वैल्यू हैं और दोनों 1 है, वो भी केस हो सकता है। मान लो मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखूं, a² प्लस x
माइनस बी इक्वल्स टू 0 वेयर एक्स बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सोचो एक बार। x और b के बारे में आपको गिवन है कि वो नेचुरल नंबर हैं या रियल नंबर है। मैंने नेचुरल दे दिया बहुत आसान बनाने के लिए। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अब जो लोग ऐसे घोड़ों की तरह पढ़ते हैं वो तो x देखेंगे, हाईएस्ट पावर देखेंगे, बोलेंगे भाई नहीं है, हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर a के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं किया है, इट मीन्स यहाँ वेरिएबल कौन है? a। और a अगर वेरिएबल है, उसकी डिग्री 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थोड़ा सा ध्यान से और दिमाग से अगर चीज़ों को सोचा जाए तो वो ईज़िली हैंडल हो जाती हैं। इज़ इट क्लियर और नॉट? तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्योंकि मैंने x और b को मैंने मेंशन कर दिया कि ये नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, पहले ही बता दिया। तो वेरिएबल आपका क्या है इधर? ओनली a। तो हमेशा x को देख के ही मत ये सोचने लग जाना कि ये क्वाड्रेटिक है, यही बनाता है, नहीं। अगर आपको बोला गया है कि ये एक फंक्शन है किसके फॉर्म में? a के फॉर्म में, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर बोल देते x के फॉर्म में है, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट डिग्री 1 थी, ठीक है। तो आते हैं उस अनकंफर्टेबल जोन में जहाँ पर हम सब परेशान होते हैं, a b x y c सब कुछ। तो एक स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। इस इक्वेशन में a क्या है? जैसे पूछा जाता है ना कि मैं आपके लिए कौन हूँ। कई बार हम पूछते हैं अपने दोस्तों से, अपने पार्टनर्स से। तो ऐसे ही a का एक सवाल है कि हु आई एम। तो अगर आपसे पूछा जाए a क्या है इस इक्वेशन में, तो यू विल आंसर दैट a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x²। अच्छा, कुछ लोगों को इसमें भी दिक्कत होती है, दे कैन नॉट आइडेंटिफाई टर्म्स। कि अगर एक कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, तो लोग इस चीज़ में होते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के बीच में भी जो है वो एक टर्म है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि अगर मैं टर्म्स की बात कर रहा हूँ, इफ़ आई एम सेइंग टर्म्स, तो दे विल ऑलवेज बी सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, ठीक है। तो मैं बताना क्या चाहता था इसमें, टर्म्स। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक कोफिशिएंट ऑफ हु इज a। a यहाँ पर कौन है? तो ये है कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ इस इक्वेशन में b कौन है, तो b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, और c यहाँ पर कौन है? कांस्टेंट टर्म। ना x से दोस्ती, ना x² से दोस्ती, किसी से मतलब नहीं इसको, नो x इन लाइफ। तो c इज़ योर कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए a b c क्या है, तो अब आप इनको आंसर कर सकते हो कि a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज़ द कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जैसा कि मैं आपको बताना चाहता था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके सामने होती है,
उसके कितने रूट्स होंगे या कितनी ऐसी वैल्यूज़ होंगी जो उसको सेटिस्फाई करेंगी, वो होंगी 2। ठीक है, तो अगर आपके सामने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लो मैं ax² नहीं लिख रहा, मैं नहीं चल रहा कन्वेंशनल तरीके से। क्या ये कर सकता हूँ? मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन जो थ्योरेटिकली कन्वेंशनली हम चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उनको साथ लेके ही चलना पड़ता है। और मैथ्स तो है ही एक ऐसा सब्जेक्ट, इट बिलीव्स ऑन कंस्ट्रक्शन। आपको 9th में जो कॉन्सेप्ट बताया होगा उसके ऊपर ही हम कुछ बिल्ड करते हैं, 10th में कोई कॉन्सेप्ट बताया होगा उसके ऊपर ही कुछ और बिल्ड करते हैं। वी नेवर से कि वो ये आपका एक्सेप्शन है या थोड़ा अलग एनोमलस बिहेवियर है किसी चीज़ का, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो कन्वेंशनल तरीका है उससे ही चलते हैं। तो आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ये लिखी हुई है ax² + bx + c, और मैंने बोला ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इट इज़ द इक्वेशन बेस्ड ऑन x। ठीक है, तो यहाँ वेरिएबल क्या है? आपका x ही है। तो जब आपके सामने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैं इसके 2 रूट्स फाइंड कर सकता हूँ अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो 2 ही ऐसी वैल्यू होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होंगी। अब वही कन्वेंशन वाली बात आपको और थोड़ा परेशान करने के लिए, एक वैल्यू हम ले लेते हैं अल्फ़ा, दूसरी वैल्यू ले लेते हैं बीटा। अब देखिए, जिसने भी मैथ्स बनाई उसी ने ये चूज़ किया, उसी का तरीका था, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। आप तो ये समझ लीजिए ये x की वो वैल्यू है, ये x की वो पहली वैल्यू है, x1 लिख दिया मैंने, जो इस इक्वेशन में अगर मैं रखूँगा, पुट करूँगा तो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। और बीटा क्या है? x की दूसरी वैल्यू, जो अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो फिर से वही होगा जो पहली वाली वैल्यू को पुट करने पर आया था। ठीक है, अब धीरे धीरे और प्रोसीड करते हैं। कुछ ऐसे रिलेशन हैं इन दोनों भाइयों के बीच में जो हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और पूछे भी जाते हैं, मतलब इतनी बार पूछे गए हैं कि उसका नंबर नहीं है, एक एग्ज़ाम में नहीं, मल्टीपल एग्ज़ाम्स में। तो सबसे पहला रिलेशन जो इसके रूट्स या जो इसके सॉल्यूशंस हैं उनके बीच में होता है, वो होता है देयर सम। जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं उनका सम हमेशा इट विल बी इक्वल टू -b/a। पहला संबंध पूछते ना, क्या संबंध है आप दोनों का? ये मतलब अगर मैं इन दोनों रूट्स को ऐड करूँगा तो इट विल बी इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² -b/a। ठीक है, कोई भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अगर इस फॉर्म में दी गई है तो उसके रूट्स का सम है दैट विल बी -b/a। एक तो ये संबंध है, और इसके बाद एक और रिलेशन होता है इन दोनों रूट्स के बीच में, व्हेन वी मल्टीप्लाई देम। तो जब आप इनके प्रोडक्ट के बारे में बात करोगे तो वो होता है c/a। ये 2 रिलेशन क्वाड्रेटिक रूट्स के बीच में आपको मिलेंगे और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। इनकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फॉर्म कर सकते हैं, इनकी हेल्प से और हम पता नहीं क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, और इन्हीं की हेल्प से कोई एग्ज़ाम अथॉरिटी ऐसा पेपर सेट कर सकती है जो कि एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो सकता है। तो ये 2 रिलेशन आपको याद रखने हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो 2 रूट होते हैं उनका सम is always equal to -b/a and their product is always equals to c/a। पहली बात नहीं है ये, मुझे नहीं पता कौन से नंबर की बात है, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तो जिस भी नंबर की बात है आपको ये याद रखना है। सॉल्विंग वॉल्विंग जो कुछ सब है लेटर स्टेज पे सारे करवाऊँगा, एक बहुत बड़ी प्लेलिस्ट डालूँगा। ठीक है, भर भर के क्वेश्चन रहेंगे, आपको कोई बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, हर एक कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा उसमें। बट इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है पूरे एक इंसान की,
So it will take some time, but ultimately you will not regret coming over here. ये तो बात हो गई इनके रूट्स की। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आपको किसी इक्वेशन के रूट्स दिए हुए हैं, मान लो आपको वैल्यू गिवन है, ये मैं साइड में लिख लेता हूँ, यहाँ से देख के मैं चीटिंग करूँगा बार बार, ठीक है। अगर आपको ये दो रिलेशन, मैंने पहले बोल दिया था रूट्स गिवन है, सॉरी रूट्स नहीं, ये दो रिलेशन वो तो गिवन है आपको, वो तो और ही ज़्यादा इजी वाला हो गया। अगर आपको ये दो रिलेशन गिवन है, ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि दो रिलेशन आपके पास हैं तो यू कैन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कई बार होता है ना कि इक्वेशन दे के रूट्स पूछ लिए, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये रिलेशन दे दिया कि सम ऑफ रूट्स है -b/a, कुछ वैल्यू होगी वो, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज लेट्स से 2, तो वहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो वहाँ आप कैसे फॉर्म करेंगे, x², बिना इसके तो बन ही नहीं सकती, माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कोई भी इक्वेशन हो, अगर आपको ये चीज़ गिवन है तो आपको बस इस जगह पे ये पुट करना है कि यहाँ लिखो x², यहाँ लिखो अल्फ़ा प्लस बीटा, जो दो रूट्स हैं, x की दो वैल्यूज़ जो सेटिस्फाई करेंगी कौन सी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, एंड देन योर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। कई बार लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, इट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। प्रोडक्ट लिखने का तरीका है बच्चों, पहली क्लास है इसलिए आपको बता दिया। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है ये, सॉरी पहला नहीं है, मुझे नंबर फिर से नहीं पता कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो ये चीज़ आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद अब आती है थोड़ी सी एडवांस चीज़ें, ठीक है। वो सॉल्व कैसे करते हैं वो सब तो ठीक है यार, वो काम आता भी नहीं है कि कई बार, लेकिन ऐसा होता है कि हमारे सामने इस तरह से कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होती है, और जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था बचपन में वो चीज़ काम आती नहीं है। तो वहाँ यूपीएससी या कोई और बॉडी आपके साथ क्या गेम खेलती है कि दे चूज़ द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द 12th लेवल, और उसको 10th वाले के साथ कंबाइन करके फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपसे पूछ लिया जाएगा इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं, चलो वो हमारा मैटर नहीं है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपसे बोला कि मैंने आपको ये एक क्या दे दिया, एक्सप्रेशन या इक्वेशन, फिर से कहीं कोई इक्वालिटी नहीं दिख रही है मुझे, तो ये क्या है, एक्सप्रेशन है। अब मैंने बोल दिया कि इस एक्सप्रेशन की मुझे मिनिमम वैल्यू बताइए या मैक्सिमम वैल्यू बताइए, और इस तरह के क्वेश्चन आपके इवन कैट वगैरह में भी पूछ लिए जाते हैं, जेड में पूछ लिए जाते हैं, एसएससी का बहुत अच्छा फेवरेट टॉपिक है ये, और सीडीएस तो पूछेगा ही पूछेगा, देखिए, क्योंकि ये चीज़ लिंक्ड है 10th और 12th के बीच में, और इसमें उसको बहुत मज़ा आता है क्वेश्चन पूछने में, कि बच्चे शिकायत इसीलिए तो करते हैं कि आपने नाम रखा है एलिमेंट्री, यू आर आस्किंग 10th लेवल क्वेश्चंस, लेकिन आप पूछ लेते हैं वो चीज़ें जो कहीं ना कहीं 12th में पढ़ी हैं। तो जिन्होंने 11th 12th में मैथ्स पढ़ी है उनके लिए तो ईजी है, वो जानते हैं मैक्सिमा मिनिमा किसी फंक्शन का कैसे निकालते हैं, एक बार डेरिवेट किया ख़त्म किया। तो वो चीज़ स्टैंडर्ड इक्वेशन को जब हमने वो सारे ऑपरेशन किए मैक्सिमम मिनिमा निकालने वाले, तो वो रिलेशन आए कुछ एक्स की वैल्यूज़ के, कि किस पॉइंट पे सबसे कम वैल्यू रिकॉर्ड होती है, किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं।
और वो स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं ग्राफ की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपकी, मैं बार बार लिख के आपको याद करा दूंगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पर वेरिएबल है x ओनली, ठीक है। तो अब इसका जो ग्राफ मिलता है देखो, और एक नहीं, पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत सारी हैं। अभी मैं एक ग्राफ में 2 पॉसिबिलिटीज़ बना के दिखा देता हूँ और दूसरे ग्राफ में और 2 पॉसिबिलिटीज़। पहली बात तो ये कि इसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है। जिनको नहीं पता वो पैराबोला के बारे में थोड़ा सा देख लें, शेप देख लें, पैराबोलिक शेप कैसा होता है, क्योंकि हर चीज़ इसी चैप्टर में नहीं बताई जाएगी आपको, थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जिनको पता है कोनिक सेक्शन, जिन्होंने पढ़ा है 12th में, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, दे नो एवरीथिंग। लेकिन जिनको नहीं पता वो यहाँ देख लो शेप थोड़ा सा, और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप जान सकते हो जाके। दिस इज़ योर पैराबोलिक शेप, ठीक है। इतना टफ नाम सर, कटोरा है ये तो, हाँ इतनी इज्जत दे रहे हो, इसको देनी पड़ेगी भाई, ठीक है। दिस इज़ योर पैराबोला। 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो कटोरा सीधा रखा हो, अगर इसको अच्छी भाषा में बोला जाए, इसकी कॉन्केविटी अप हो, या इसकी कॉन्केविटी डाउन हो। ये 2 चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अभी मैंने इसको x की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ही बनाया है, मतलब यहाँ पता है ना आपको x की पॉजिटिव वैल्यूज़ रहती हैं ओरिजिन के आगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये इस लाइन को कट ना करे, मैंने वही सीन लेके बनाया है, क्योंकि हम जनरली पढ़ते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका ग्राफ इस तरह से होता है, 2 पॉइंट पे वो कट करता है और वो ये है पॉइंट। तो तीनों केस डिस्कस करेंगे जब वो सिर्फ टच करता है, कट करता है। लेकिन इसकी कॉन्केविटी के बारे में मैं बताना चाहता था, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर किसी ग्राफ की कॉन्केविटी अप है, ठीक है, दिस पैराबोलिक कर्व इज कॉन्केव अप, कटोरा सीधा रखा हुआ है, क्या मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू के बारे में कुछ कमेंट कर सकता हूँ? वैल्यू इस एक्सेस पर आ रही है, ठीक है, ये वाली जो एक्सेस है ना, ये जो एक्सेस है यहाँ पर वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू देखो इस रीजन में आ रही है अभी, और ऊपर को बढ़ता ही जाएगा। अभी ये पूरा नहीं बना सकता मैं, तो ऊपर को बढ़ता ही जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ इधर। तो इट कैन गो टिल इन्फिनिटी, ये इनफाइनाइट वैल्यू ले सकती है मैक्सिमम, ऊपर तक चलती ही जाएगी। मेरा हाथ भी गायब हो गया होगा फ्रेम में से, ठीक है। लेकिन मैं इसकी मिनिमम वैल्यू पे ज़रूर कमेंट कर सकता हूँ कि इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू समथिंग इस के जितनी आएगी, और x की जिस भी वैल्यू पे आएगी वो मुझे पता है। तो आई कैन फाइंड मिनिमा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पैराबोलिक फंक्शन, बट आई कैन नॉट फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस पैराबोलिक फंक्शन। और ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर मिनिमम वैल्यू पूछते हैं वो, कहाँ मैक्सिमम पूछते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दे के उसी की ही मैक्सिमम, उसी की मिनिमम वैल्यू पूछ लें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो इस केस में इन्फिनिटी तक जा सकती है, लेकिन इस केस में मैक्सिमम जब कटोरा उल्टा रखा हुआ है, देखिए फिर से, ये इस कर्व की मैक्सिमम वैल्यू है। ग्राफिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी चीज़ है, और एक बार ही समझना होता है। अगर आप थोड़ा सा समझ गए कि x के किस वैल्यू पे फंक्शन की क्या वैल्यू मिल रही है, वही ग्राफ डिसाइड कर देता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोलिक होता है इन नेचर, ठीक है। तो वी विल ओनली फाइंड मैक्सिमम वैल्यू इन दिस केस। इस केस में सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम नहीं मिलेगी, ना ही पूछी जाएगी आपसे, तो उसकी टेंशन लेना ही नहीं है। दोनों में से एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। और मैं अभी ये भी बताऊंगा कि कैसे इस कटोरी की कॉन्केविटी चेक करते हैं, कैसे इस पैराबोलिक कर्व की कॉन्केविटी चेक करते हैं, ठीक है। तो सारी केसेस को देखते हैं धीरे धीरे।
क्योंकि मैं डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट वाली चीज़ों पे जंप नहीं करना चाहता हूँ अभी, उस पर आऊँगा ही, वो आपको हर कोई बताता है और बताएगा भी, क्योंकि बहुत टफ चीज़ नहीं है, बहुत लल्लू सी चीज़ है, ठीक है। लेकिन क्यों है ऐसा, उसका ग्राफिकल सिग्निफिकेंस अगर आप समझो तो आप बहुत बड़ी चीज़ को क्लियर कर लोगे, ठीक है। अब देखो, चार ग्राफ बनाए मैंने, ठीक है। पहला ग्राफ पैराबोलिक कर्व, x की दो वैल्यू पे y की वैल्यू ज़ीरो आ रही है। x की दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जब इस कर्व की वैल्यू ज़ीरो आ रही है। कर्व की वैल्यू ये बताता है, ठीक है, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू इस एक्सिस पे आती है, y एक्सिस पे, और इस x में कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हो, वो ये पॉइंट्स हैं जो आप पुट कर रहे हो। तो देखिए x के दो पॉइंट ऐसे हैं जब इस कर्व की वैल्यू ज़ीरो आ रही है, और वही क्या है, इसके रूट्स, ठीक है। पहली सिचुएशन ये, मैं कटोरा उल्टा सीधा किसी में भी कर सकता हूँ, रैंडम, आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं किस चीज़ की बात करूँगा, क्या मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँगा इधर, ना मैं करूँगा, ना यूपीएससी करेगा, ना कोई और रिक्रूटमेंट बोर्ड करेगा, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ मिनिमा की बात करूँगा, आई विल ओनली टॉक अबाउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन। एक केस तो ये है। दूसरा केस ये है, सिर्फ टच करे y एक्सिस को, सॉरी x एक्सिस को सिर्फ टच करे, और अगर ऐसा हो रहा है कि सिर्फ टच कर रहा है, इट मीन्स x की एक वैल्यू पर ही ऐसा हो रहा है कि y की वैल्यू ज़ीरो है, इस फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है। और वो कब हो रहा है, कब हो रहा है, जब इसकी कॉन्केविटी अप है, तभी वो मिनिमम है। ये इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पर मिलेगी आपको, जो भी वैल्यू होगी x की, हमें नहीं पता, वो तो जब हम पढ़ रहे होंगे इन डिटेल तब बात करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है इसको कट कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है इसको एक ही पॉइंट पर टच करे। तो अब आप बोलोगे सर आपने तो कहा था दो रूट एग्जिस्ट करेंगे, कि हाँ भाई अभी भी दो रूट है, मेरे दो भाई, दोनों का नाम भाई, दोनों का नाम भी भाई। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट क्या है, x की दो वैल्यू है और दोनों क्या है, सेम, जुड़वा, ठीक है। तो x की वैल्यूज़ तो दो ही हैं, लेकिन वो कैसी हैं, जुड़वा। तो ये आपको याद रखना है। तीसरा केस क्या हो सकता है कि यार ये x को टच ही नहीं कर रहा, यो बी स्क्वायर माइनस फोर AC वाला वो कॉन्सेप्ट है, उस पर आएंगे, ठीक है, उनको लिंक करके बताऊंगा ग्राफ के साथ। तो ये एक ऐसा केस है कि आपने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व बनाया, ठीक है, और आपने क्या नोटिस किया कि कहीं पर x की किसी भी वैल्यू के लिए यार y ज़ीरो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। y ज़ीरो कब होगा, जब ये पॉइंट यहाँ तक आएगा, एटलीस्ट ओरिजिन तक, y यहाँ पे ज़ीरो है ना, ओ सॉरी। तो ये याद रखना है आपको कि जब वो टच कर ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर रियल वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। बच्चे या जो एस्पिरेंट्स हैं, बच्चा बोल दिया तो बुरा मत मान जाना, ठीक है, जो एस्पिरेंट्स हैं वो इस चीज़ में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूछा मिनिमम वैल्यू क्या है, आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला जो आपके टीचर्स ने सिखाया था आपको, बी स्क्वायर माइनस फोर AC करके, और आपने देखा कि वो नहीं आ रहा ज़ीरो से बड़ा। तो लोग सोचते हैं यार जब डिस्क्रिमिनेंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना कभी करना है ऐसे आप। और कॉन्सेप्ट दो अलग अलग चीज़ें हैं। मिनिमम वैल्यू का कुछ लेना देना नहीं है ज़ीरो से, किसी भी कर्व की एक मिनिमम वैल्यू तो होती ही है अगर उसकी कॉन्केविटी अप है, ठीक है, कटोरा सीधा रखा हुआ है, और किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती ही है अगर उसकी कॉन्केविटी डाउन है या कटोरा उल्टा रखा हुआ है। तो सिर्फ बी स्क्वायर माइनस फोर AC से
हम ये तो बता सकते हैं, ये डिस्क्रिमिनेंट है, इस पर भी आऊँगा, हम ये तो बता सकते हैं कि किसी के रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं रियल या नहीं, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का कुछ भी लेना देना नहीं है, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो जो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को रिलेट कर लेते हो और इससे जोड़ के इसकी रिश्तेदारी कर देते हो, ये नहीं करना है। पहली चीज़, पहली नहीं है ये। अब देखो, जैसे ही आपने, मैं आपको, अब जैसे आपको डिसाइड करना है कि कॉन्केविटी कैसी है, ठीक है, कटोरा सीधा है ऊपर की तरफ या उल्टा है, ये आप किससे डिसाइड करोगे, किसके रिश्तेदार से, एक्स स्क्वायर के रिलेटिव। कौन था एक्स स्क्वायर का दोस्त, ए, जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जब आप ए की वैल्यू देखोगे, अगर आपका ए ग्रेटर देन 0 है, फ़र्क नहीं पड़ता कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है। डिस्क्रिमिनेंट में जितनी बार बोल भी रहा हूँ आपको बता भी देता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें भी डाउट है बच्चों को, कुछ लोग डिस्क्रिमिनेंट को क्या लिख देते हैं, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये लिखो ना लिखो, ये ज़रूर लिखना और लिख के एक क्रॉस ज़रूर लगा लेना कि ये नहीं होता डिस्क्रिमिनेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट का अंडर रूट है, दिस इज़ नॉट डिस्क्रिमिनेंट। जो वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब भी, वापस आते हैं पहली चीज़ पर, कि जब भी आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है, उधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कॉनकेव अप होगा, आपका जो कटोरा है वो सीधा रखा होगा। और जब आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेस देन 0 होगा, अभी मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ डिस्क्रिमिनेंट पे, ना ही मैंने इसलिए एक्स एक्सिस बनाई है, जब भी ये 0 से छोटा होगा तब कटोरा उल्टा रखा होगा, या फिर मैं बोलूँ इट विल हैव अ कॉनकेव डाउन पैराबोलिक स्ट्रक्चर, कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन, कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिस्क्रिमिनेंट आपका ये बताता है कि रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, लेकिन जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ये बताता है कि आप उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे या उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, मैंने बोला 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 17, ठीक है। अभी मैं रियल रूट्स के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये पूछूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। एक गदो वाला जवाब मत देना कि पैराबोलिक होगा, वो तो होगा ही होगा। पैराबोलिक कैसा होगा, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो डी से बड़ा या बराबर हो, सॉरी डी से बड़ा नहीं, 0 से बड़ा या बराबर हो, तब उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, तब वो एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा। लेकिन मैं तो सिर्फ उसकी कॉन्केविटी पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि उसका मुंह, कटोरे का मुंह ऊपर को होगा या नीचे को होगा। तो जैसे ही आपने देखा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है जो कि 0 से बड़ा है, तो इसकी कॉन्केविटी अप होगी, ठीक है, ऊपर की तरफ। अभी मैंने ये चीज़ कैलकुलेट नहीं की है, इसलिए या तो ये ऐसा हो सकता है या ऐसे 2 पॉइंट पे कट करने वाला हो सकता है, लेकिन बनेगा ऐसे ही, ऊपर की तरफ कॉन्केविटी रहेगी। और जब ऐसा फंक्शन आपके सामने है तो आप क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे, नहीं, वी विल ओनली फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो ये प्लीज़ आप याद रखना आप। बाकी डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे आपको तो पता ही है,
ठीक है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac, अगर ये 0 के इक्वल है तो जो दोनों रूट्स हैं जिनको हम अल्फ़ा बीटा बोल रहे थे ये आपस में इक्वल होंगे, बोथ द रूट्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो दोनों रूट्स अल्फ़ा और बीटा दे विल एग्जिस्ट एंड रियल रूट्स होंगे, और रियल रूट्स के बाद भी ये डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग। यहाँ तो जुड़वा थे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, इफ़ द डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस देन 0, या फिर अगर मैं लिखूँ b² माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो दोनों रूट्स जो हैं वो रियल नहीं होंगे। रियल नहीं है तो कैसे रूट्स होंगे? इमेजिनरी। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट है, ये क्लियर है, ये पता भी है, कई लोगों को पता भी होता है, लेकिन जिनको जो एकदम बेस से स्टार्ट कर रहे हैं ये उनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बताई है मैंने। अब इसका केस देख लेते हैं एक बार कि यार ए और डी पर लिंक्ड किस तरह से कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्ट करेगी। अगर ये लिख लिया हो, स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो इट्स अप टू यू। ठीक है, मान लो मैंने x² का कोफिशिएंट लिया 0 से बड़ा। ठीक है, पहला केस। कुछ छोटे मोटे केस देखते हैं। x² का मैंने कोफिशिएंट लिया 0 से बड़ा। अगर मैं कोफिशिएंट को 0 से बड़ा ले रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि कॉन्केविटी इसकी अप रहेगी, कटोरा ऊपर की तरफ मुंह करके खुलेगा, और d भी 0 से बड़ा है, मतलब d मतलब b² माइनस 4ac, ये भी 0 से बड़ा है। अगर ये केस है तो आपका जो ग्राफ है इट विल कट द x एक्सिस 2 टाइम्स, 2 बार x एक्सिस को कट करेगा ही करेगा, और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। a की वैल्यू 0 से बड़ी है इसलिए कॉन्केव अप। अगर इसी में मैं दूसरा केस ऐड करूं, मैं a की वैल्यू 0 से छोटी कर दूं और d की वैल्यू वही रहने दूं 0 से बड़ी, तो यार देखो रियल रूट्स एग्जिस्ट तो कर रहे हैं इस केस में, लेकिन जो ग्राफ है दैट विल बी कॉन्केव डाउन। यहाँ मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूँगा, इधर पर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँगा। ठीक है, a लेस देन 0 पे कॉन्केविटी डाउन हो गई, और d अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो 2 रूट एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अभी हम इस पर भी बात करते हैं कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, और ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। मान लो तीसरा केस छोटा सा, मैंने क्या किया, a को 0 से बड़ा ही रहने दिया, d को इक्वल्स टू 0 मान लिया। मान लिया क्यों? मन से नहीं मान सकता मैं कुछ भी। तो उस केस में क्या होगा, ये जो आपका कर्व है, ऊपर बना देता हूँ, देखो ये आपका जो कर्व है इसकी एक ही रूट होगा इसका, इसलिए ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगा, और कॉन्केविटी इसकी रहेगी अपवर्ड। तो मैं इसकी जो भी एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसकी मिनिमम वैल्यू ही फाइंड करूँगा अगर a ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और अगर मैं सेम a ग्रेटर देन 0 रखूँ केस 4, और d को 0 से छोटा कर दूँ, तो उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो हो सकती है कुछ ना कुछ, लेकिन उसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। देखो ये फोर्थ केस, a ग्रेटर देन 0
डी लेस देन 0, ऐसे ऊपर को लटक जाएगा ये ग्राफ पैराबोलिक। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो तो एग्जिस्ट करेगी, लेकिन इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ग्राफिकली इसको समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन आता है कि सर x की कौन सी वैल्यूज़ पर मिनिमम वैल्यू आएगी या कौन सी वैल्यूज़ पर मैक्सिमम वैल्यू हम ऑब्टेन करेंगे, वो कैसे फाइंड करेंगे। एक इंटेलिजेंट बच्चे का ये डाउट तो होगा ही, और उसका भी होगा जिसको पहले से आता होगा। देखो, जो बच्चे मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जानते हैं उनको बता दूं कि हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। डेरिवेटिव नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप लास्ट जो रिज़ल्ट है वो याद रख सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको एक बार डेरिवेटिव इसका करेंगे, दिस विल बी 2ax प्लस बी, उधर नहीं, हम सिर्फ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। तो x की वैल्यू आएगी -b/2a। इस वैल्यू पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी किसी भी फंक्शन की। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि मैक्सिमम किसकी होगी और मिनिमम किसकी होगी। अगर कोई फंक्शन कॉनकेव अप है तो x इक्वल्स टू -b/2a पर उसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। ये मिनिमम वैल्यू नहीं है, ये x की वो वैल्यू है जिस पर इसकी मिनिमम वैल्यू आप ऑब्टेन करोगे, और वो होगी कितनी, जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी -d/4a। आप डायरेक्ट ये याद रख लो। देखो, वैसे तो मैं करके भी दिखा दूंगा, आप x की ये वैल्यू इसमें पुट करोगे तो आपके पास यही एक्सप्रेशन आएगा कि मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। अभी मैं सिर्फ इस केस के लिए बता रहा हूँ जब आपकी कॉन्केविटी अपवर्ड है। तो ये होगा b² - 4ac, इसका नेगेटिव साइन अपॉन 4a। ठीक है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, x के किस पॉइंट पे आएगी, -b/2a। ये इस इक्वेशन स्टैंडर्ड से आप किसी भी इक्वेशन को स्टैंडर्ड से आप किसी भी इक्वेशन को कंपेयर करोगे और -b/2a पर उसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। यहाँ मैंने डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, अगर किसी कर्व की कॉन्केविटी डाउन है, किसी भी कर्व की कॉन्केविटी डाउन है इस तरह से, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे रहेगी, x इक्वल्स टू -b/2a पर ही, और वो कितनी होगी मैक्सिमम, -d/4a। अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिखूँ कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, x² का कोफिशिएंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो आपको पता है कर्व कुछ इस तरह से होगा, मिनिमम वैल्यू will be obtained at x equals to -b/2a, एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी उसकी, -d/4a, जहाँ पर d क्या है, b² - 4ac उसका डिस्क्रिमिनेंट है। अभी मैंने d के ऊपर कुछ कमेंट नहीं किया, मैंने बोला ही नहीं कि रूट्स रियल हैं कैसे हैं। ठीक है, और अगर उसकी कॉन्केविटी डाउन है इस तरह से तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू the maximum value will be obtained at same point x equals to -b/2a पर, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, -d/4a, और वही d क्या है आपका, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है,
जो कि समझ में तो आ जाता है जब पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अप्लाई करते टाइम फिर भी कभी कभी हम फंस जाते हैं। लेकिन आप ये पॉइंट याद रखिए। और ये हमने कैसे निकाला है? फर्स्ट डेरिवेटिव से किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन के। और ये सब बातें मैं कौन सी इक्वेशन के लिए कर रहा हूँ? ax² + bx + c, इसके लिए बोल रहा हूँ कि अगर मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये सो दीज विल बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। बाकी वही पुरानी बोरिंग बातें कि अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप एक फार्मूला यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट। एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू आपको मिलेगी इस फार्मूले से, ठीक है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये प्लस माइनस क्या है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो इंटेलिजेंट है उनको तो पता ही है, लेकिन जो नहीं है या जो शुरुआत कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि x की दो वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, जो मैं पहले से बता रहा हूँ। पहली वैल्यू है वो तब आएगी जब आप इसको प्लस लेके सॉल्व करोगे, और दूसरी x की वैल्यू तब मिलेगी आपको जब आप इसको नेगेटिव लेके सॉल्व करोगे। लेकिन मिलेंगी आपको दोनों वैल्यूज़। तो ये था एक बेसिक थ्योरेटिकल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके आगे वाले जितने भी वीडियोस आने वाले हैं वहाँ मैं आपके सामने एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊँगा और कोशिश करूँगा कि आपका इंटरेस्ट और कॉन्सेप्ट दोनों बिल्डअप हों इस चीज़ में। सो एज ऑफ नाउ कि अगर हम थ्योरी की बात करें, दिस मच विल बी इनफ फॉर यू। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड वी विल मीट अगेन वेरी सून।